और ये आदमी जो रात रात को लड़कियों के साथ चैट करता है, और ऐसी गंदी गंदी चैट अपनी पोती की उम्र की लड़कियों की, और ये कहता है कि बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, बंद हो जाएंगी। शेख साहब, बिरला मंदिर की घंटियां बजे ना बजें, आपकी घंटियां पूरी बज रही हैं। सो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि ऑल योर बेल्स एंड विसल्स आर वर्किंग जस्ट फाइन एट दिस एज। माशाअल्लाह, दिस इज ग्रेट फॉर अ पर्सन योर एज। मतलब कि अगर ISI नंबर 1 है तो आपके 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? आप लोग कहते हैं ना 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मर गए। तो अगर ISI नंबर 1 है तो 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? और अगर 80,000 पाकिस्तानी मरे हैं तो फिर ISI नंबर 1 कैसे है? कश्मीर के बारे में क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारी फौज चोर है और तुम बेवकूफ़ हो। तो हर समय चोर जो होता है, जो ठग होता है, वो बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाता है, उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है। बट एक दो बार आदमी बेवकूफ़ बने, मुझे बात समझ में आती है। आप लोग रोज़ बेवकूफ़ बनते हैं अपनी फौज से, तो आपको आपकी फौज मुबारक हो। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी आर्मी फंडेड, पाकिस्तानी ISI फंडेड एक NGO है। ये कोई यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जारी नहीं करी, कोई सरकारी इदारे ने जारी नहीं करी। तुम्हारे पाकिस्तानी ने NGO खोला था और उसी ने इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट लिख के दे दी, गलत इंग्लिश में, जिसके लिए तुम लोग एक्साइट हो गए। जनरल AK नियाजी सरेंडर कर रहा था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 16 दिसंबर को। तब पाकिस्तान में खबरें मिल रही थी कि बस जीत बहुत करीब है, जिहाद ऑल द वे, हम जिहाद करेंगे, आखिरी दम तक जिहाद करेंगे, जीत बहुत करीब है। तो वो डॉन न्यूज़ में छप रहा था, जो पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। तो आप समझ लीजिए कि अगर सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर ऐसी झूठ बोल सकता है तो फिर उस मुल्क का क्या होगा। तो ये आपकी रिपोर्ट है, 92% ऑफ द रेप्स इन पाकिस्तान आर डन बाय इमीडिएट रिलेटिव्स। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी ने कर दिया, नहीं, खुद ही घर के अंदर भाई भतीजे ही निपटा देते हैं। और कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है ये। हाय, दिस इज मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए कि फौरी तौर पे सबसे पहले आपके पास वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय हिंद। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट पाकिस्तान में बहुत उछाली गई। ये EU डिसइंफो लैब करके एक वेबसाइट है और इंडियन क्रॉनिकल्स करके इसमें एक रिपोर्ट जारी करेगी। रिपोर्ट का पूरा लबोलबाब ये था कि इंडिया ने किस तरीके से 15 साल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक दुनिया भर में एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाई है और किस तरीके से पाकिस्तान की रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ाई हैं। मीडिया वॉरफेयर करा है पाकिस्तान के ऊपर, एक जंग मसल्लत करी है पाकिस्तान के ऊपर, और किस तरीके से पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है, बात करी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, उसको हार्म करने की कोशिश करेगी, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है भारत ने। EU डिसइंफॉर्मेशन, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन डिसइंफॉर्मेशन लैब की वेबसाइट है और इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से रिपोर्ट जारी करी। तो सब पाकिस्तानी मीडिया बड़ा एक्साइटेड हो गया। वो तो बेचारे किसी भी बात को लेकर एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया एक्साइटेड हो गया। BBC ने भी रिपोर्ट ये कैरी करी और BBC ने बोला है कि ये भारत ने गलत करा है, वगैरह वगैरह वगैरह। पहली चीज़, इसके पहले कि मैं ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब के बारे में कुछ बोलूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कहा है उसके बारे में ज़रा जानना ज़रूरी। पहली चीज़, ये कौन सी चिड़िया है ये पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी? आई नेवर न्यू पाकिस्तान एंड एनी क्रेडिबिलिटी एट ऑल। ये पाकिस्तान अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इज्जत की बात करता है। कौन सी इज्जत, कौन सी क्रेडिबिलिटी? देखिए, पाकिस्तान जो भी बोलता है दुनिया उसको झूठ ही मानती है। पाकिस्तान सच भी बोले, इन अ रेयर इवेंचुअलिटी, इवन इफ पाकिस्तान डिसाइड्स टू टेल द ट्रूथ, द वर्ल्ड थिंक्स इट्स अ लाई एंड इट ट्रीट्स पाकिस्तान अकॉर्डिंगली। तो पाकिस्तान हैज जीरो क्रेडिबिलिटी, जीरो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। दूसरी चीज़ है कि भारत क्यों एक ऐसे मुल्क की रेपुटेशन खराब करेगा जिसकी रेपुटेशन ऑलरेडी खराब है। आप लंदन में कोई टेररिस्ट इंसिडेंट होता है, फ्रांस में कभी होता है, यूरोप में, पूरे यूरोप में कहीं पर, अमेरिका में, आपको पाकिस्तानियों का हाथ मिलता है। कोई भी चोरी का केस होता है, आपको पाकिस्तानियों का हाथ मिलता है। सऊदी अरब में आप देखिए, जब जुम्मे की नमाज के बाद लोगों के सर कटते हैं, बीहेडिंग होती है। सऊदी अरेबिया में रियाद में एक स्क्वायर है जिसको कहते हैं चॉप चॉप स्क्वायर, वो जहाँ पे वो गर्दनें काटी जाती हैं और हाथ काटे जाते हैं। वहाँ पे आप देखिए पिछले 10 साल के आंकड़े निकाल के देखिए, वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो सर कटे हैं पाकिस्तानियों के कटे हैं। ड्रग स्मगलिंग, पीडोफाइल्स, यानी बच्चों के साथ गलत हरकतें कर रहा है, ये सब ये पाकिस्तानी इसमें मुलव्वज़ हैं। फिर बड़े पाकिस्तानी ना प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हमारे मुल्क की रेपुटेशन, आपके मुल्क की रेपुटेशन है ही नहीं, धज्जियाँ आप खुद उड़ाते हैं अपने मुल्क की, ये चोरी करके और ये रेप करके और ये सब करके, तो आपके मुल्क की वैसे ज़ीरो रेपुटेशन। अब ये जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब, ये जो है, ये क्या है? ये सबसे पहले तो उसके नाम के आगे EU लग गया, यूरोपियन यूनियन।
तो लोग ये समझने लग गए कि साहब यूरोपियन पार्लियामेंट या कोई सरकारी इदारा है या कुछ, ये कुछ नहीं है। ये पाकिस्तान का बनाया हुआ एक फ्रंट है, ना ये यूरोपियन यूनियन का कोई सरकारी इदारा है, ना ये यूरोपियन यूनियन की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना इसमें यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट का या यूरोपियन यूनियन की किसी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ लेना देना है। ये एक एनजीओ है। ठीक है साहब, आप भी बना सकते हैं, मैं भी बना सकता हूं, एनजीओ कोई भी बना सकता है। ये ब्रसल्स में एक एनजीओ बनाया है और उस एनजीओ के तहत ये सब काम हो रहा है। ये पाकिस्तान ने फंड करा है ये एनजीओ, और ये समय समय पर ऐसी रिपोर्टें निकालता रहता है और फिर पाकिस्तानी मीडिया को बोला जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया जो निकाल रहा है, बड़े बड़े टीवी चैनल जो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, उनको खुद पता है वो झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया को पता है खुद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो नीचे वो काले रंग की वीगो की गाड़ी खड़ी रहती है ना आईएसआई वालों की, उनको पता है कि अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो उठा के ले जाएगा। फिर लोग हाथ पैर जोड़ते हैं आईएसआई वालों के साथ कि साहब हमारे बीवी बच्चे हैं और हमें मार देंगे लोग और आप ऐसा ना करिए। तो उनको फौजी बोलते हैं उनके पाकिस्तान आर्मी की कि तुम झूठ बोलो, तो फिर वो जोर शोर से अपने मीडिया में झूठ बोलते हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब एक पाकिस्तानी फंडेड, पाकिस्तानी आर्मी फंडेड, पाकिस्तानी ISI फंडेड एक एनजीओ है, जिसमें कुछ गोरी शक्लें हैं जिसमें, पर पीठ पीछे कौन है इसके? पीठ पीछे पाकिस्तानी है। अच्छा, पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे इंडियन लेफ्टिस्ट्स जो कि हिंदू हेटर्स हैं, और जाहिर सी बात है कि अगर लेफ्टिस्ट है तो वो हिंदू हेटर होगा ही होगा, क्योंकि वैसे भी मज़हब से इनका कोई लेना देना तो है नहीं। तो लेकिन मैंने कभी ऐसा लेफ्टिस्ट नहीं देखा जो मुस्लिम हेटर हो। सारे के सारे लेफ्टिस्ट हैं वो हिंदू हेटर ही हैं। वो दे हेट हिंदुज़म फॉर सम रीज़न, उनको बड़ी नफ़रत है। और वैसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेफ्टिस्ट से। हमारी तो कम से कम एक जगह सरकार है, उनकी तो कहीं पर भी सरकार नहीं है, बस टूटी फूटी एक किम जोंग उन की है और एक क्यूबा में है, बस दैट्स ऑल। तो कहने की बात यह है कि इन लोगों ने मिलकर बोला कि साहब इंडियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो ये सच्चाई है दोस्तों। तो जब भी आपको कोई पाकिस्तानी ये बोले ना कि ये देखो ये रिपोर्ट EU की है, वो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन एक एरिया है, एक जोग्राफिक इलाका है। अब मैं यहाँ पे इंडिया में बैठ के उदाहरण के लिए मैं एक एनजीओ खोल दूँ और एनजीओ का नाम मैं कुछ रख दूँ कि इंडियन डिसइंफॉर्मेशन, और फिर उसमें बोलूँ कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, और मैं अपनी रिपोर्ट जारी कर दूं इंटरनेट पे और इंडियन मीडिया उसको उठा के खूब उछाले। क्या इंडियन पार्लियामेंट का उससे कोई लेना देना है? नहीं। क्या इंडियन किसी और एजेंसी का उससे लेना देना है? नहीं। क्या इंडियन आर्मी का उससे लेना देना है? बिल्कुल भी नहीं। किसी का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ अगर गौरव आर्या बोलता है मैं कुछ ऐसा करता हूं तो मेरा लेना देना है बस, और मुझे पीछे से पैसे मिले, मैंने शुरू कर दिया। तो इस टाइप का घिनौनी हरकत पाकिस्तानियों ने करी है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि जब भी पाकिस्तानी बोलते हैं इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, झूठ बोलते हैं। कौम झूठी है, हारे हुए लोग हैं, हर जगह उनको साजिश दिखती है और किसी भी तरीके से, और ये साजिशें आज से नहीं दिख रही। इनफैक्ट एक हुसैन हक़ानी साहब हैं जो पहले एम्बेसडर हुआ करते थे, अभी वो अमेरिका में सेटल्ड हैं। हुसैन हक़ानी साहब ने एक ट्वीट करा था और वो ट्वीट मैंने भी रीट्वीट करा। उसमें एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग थी, आई थिंक 16 दिसंबर या 17 दिसंबर 1971 की, कब की थी मुझे याद नहीं है, कि जब पाकिस्तान आर्मी सरेंडर कर रही थी, जनरल A.K. नियाज़ी सरेंडर कर रहा था जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने 16 दिसंबर को, तब पाकिस्तान में खबरें मिल रही थी कि बस जीत बहुत करीब है, जिहाद ऑल द वे, हम जिहाद करेंगे, आखिरी दम तक जिहाद करेंगे, जीत बहुत करीब है। तो वो डॉन न्यूज़ में छप रहा था जो पाकिस्तान का सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है। तो आप समझ लीजिए कि अगर सबसे रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर ऐसी झूठ बोल सकता है तो फिर उस मुल्क का क्या होगा। तो पाकिस्तान उस समय की खबर, वो मैंने रिट्वीट करा, आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइए आपको मिल जाएगा। पाकिस्तान उस वक्त ये कह रहा था कि बस किसी भी वक्त हम जीत सकते हैं, और वो तब कह रहा था हम किसी भी वक्त जीत सकते हैं जब वो जगजीत सिंह अरोड़ा वहाँ पर सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था। अब आप समझ लीजिए कितना बड़ा झूठ है ये पाकिस्तान। और उसी में फ्रंट पेज पे अगर आप देखिएगा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। पाकिस्तान सरेंडर कर रहा है, सरेंडर सेरेमनी चल रही है, यहां पे अखबार क्या छपता है कि चाइना विल सपोर्ट अस। चाइना तो उनको 71 में सपोर्ट नहीं करा, चाइना ने ना अमेरिका ने करा, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। ये सब पाकिस्तानियों की आदत है, पूरी कौम की। और इसमें सिर्फ फौज मुलव्विज नहीं है, इसमें एक एक पाकिस्तानी आदमी, औरत, बूढ़ा, जो भी है जिसको थोड़ा सा शऊर है, थोड़ा सा इल्म है, इसमें सब शामिल हैं। इनको लगता है कि आसमान से कोई मसीहा आएगा, कभी उस मसीहा के ब्लॉन्ड हेयर होंगे, ब्लू आइज होंगी, यानी कि वो अमेरिकन होगा,
या वो चाइनीज़ होगा कुंफू करता हुआ आएगा, या वो कोई अरब होगा जो घोड़े पे आएगा या ऊँट पे आएगा शमशीर लेके, कोई ना कोई तो आएगा जो पाकिस्तान को बचाएगा। खुद पाकिस्तानी अपने मुल्क को नहीं बचाएंगे, खुद ये खून पसीना नहीं बहाएंगे, बाहर से कोई आएगा इनको बचाने के लिए। अब वो देखिएगा उसमें साफ साफ लिखा हुआ है चाइनीज़ हमारी मदद करेंगे। सब चाइनीज़ ने आज तक इनकी मदद नहीं करी। तो ये चीज़ हो गई पाकिस्तान के बारे में। तो ये डिसइंफॉर्मेशन, हम क्या करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन? मेरा कहने का ये मतलब है कि हम आखिर कर क्या लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, जो पाकिस्तान खुद अपने खिलाफ करता आया है। आप देखिए जाके मेरे ट्विटर हैंडल पे, आप इनके न्यूज़ देखिए किस तरीके से झूठ बोलते हैं अपने लोगों से कि हमने जंगें जीत ली और 71 की भी बस जीती जियाई रखी थी हमारी, बस वो साजिश हो गई कुछ। अब क्या साजिश हुई किसी को नहीं पता। मैं पाकिस्तानियों से कहना चाहता हूँ कि साहब अगर हिम्मत है तो जो होमदूर कमीशन रिपोर्ट है वो सबके सामने पब्लिक करिए ना। 1971 की सच्चाई क्या है? हमारी जो कारगिल की सच्चाई थी उसकी रिपोर्ट सामने आ चुकी है, हमने सबके सामने डिक्लेयर कर दिया, जो भी हुआ हमने सामने डिक्लेयर कर दिया। आप ये छोड़िए, चलिए 1971 एक ढाका का जो सान्या था वो बहुत आपके लिए परेशान कर देने वाला था और आप लोग बहुत उसको देख के हैरान परेशान होते हैं जब भी याद करते हैं 16 दिसंबर को। छोड़ दीजिए, बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा? आज मैं पाकिस्तानियों से ये पूछना चाहता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो को किसने मारा? वो रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं जारी करी? किसने मारा बेनज़ीर भुट्टो को? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ फातिमा जिन्ना? किसने मारा फातिमा जिन्ना को? आप ज़रा बताएं ना। आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इतने प्राइम मिनिस्टर्स जो मारे गए, किसने मारा उन लोगों को? कौन रिस्पॉन्सिबल था? हु वॉज द पर्सन? मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो जुडिशल मर्डर था, वो ज़ियाउल हक ने करवाया था। किसने मारा भुट्टो को? ज़रा बताइए, पता लगाइए। बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल किसने करवाया? अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। आपके यहाँ लोग मर जाते हैं, आप जिनको कहते हैं मादरे कौम या जो भी मादरे कौम क्या बोलते हैं आप उनको, मादरे मिल्लत या पता नहीं क्या क्या बड़े फैंसी नाम दिए। मादरे मिल्लत को ही निपटा दिया आप लोगों ने, मादरे मिल्लत को निपटा दिया। अभी तक किसी को कुछ नहीं पता, किसी के बाप को कुछ नहीं पता पाकिस्तान में क्या हुआ है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इंडिया डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, आप लोगों ने कितने कत्ल करे हैं जो खुद के लोगों के कत्ल करें, जिसके बारे में आज तक कुछ नहीं पता। आपके प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को गोली पड़ी थी, मर्डर हुआ था लियाकत अली खान का। आपके पहले प्राइम मिनिस्टर थे, लियाकत अली खान को किसने मारा? जरा कुछ रोशनी डालें ना। मैं आपको बताता हूं, महात्मा गांधी को गोली मारी नाथूराम गोडसे ने, हमें पता है। इंदिरा गांधी को सतवंत सिंह और बीएन सिंह ने मारा, हमें पता है। उनको सजा भी मिल गई, एक को वहीं पे मार दिया, एक को टांग दिया फांसी में। राजीव गांधी को एलटीटी वालों ने मारा, किसने मारा वो अभी तक जेल में है, हमें पता है। और हमने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक के सामने, जो भी कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं दे आर ऑन इन पब्लिक डोमेन। आप इंटरनेट पे जाइए देखिए। आपका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली खान, वो आज तक पाकिस्तानी कौम को ये नहीं पता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर आजम को किसने मार दिया। तो आपके यहाँ तो आप लोग जो कहते हैं इंडिया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, 5th जनरेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, और आपके बड़े बड़े अजीब व गरीब लोग आते हैं टीवी पे, डिफेंस एनालिस्ट, और उल्टी सीधी बातें करते हैं। आप लोग, इंडिया आपके खिलाफ क्या वॉरफेयर करेगा जो आप लोग खुद अपने खिलाफ कर रहे हैं? अब देखिए, आपके अब होम मिनिस्टर बने इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद, और पहली बात तो शेख साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। एक गाना बना है शेख साहब के लिए, फिल्म इश्किया थी बड़ी मशहूर, उसमें अरशद वारसी और नसीरुद्दीन शाह थे। उस फिल्म का गाना है दिल तो बच्चा है जी। तो ये जो गाना है ये शेख साहब के लिए लिखा गया है, दिल तो बच्चा है। ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, आप ज़रा देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ ये फ़ोटोग्राफ्स शेख रशीद की। ये आपने देखी शेख रशीद की? ये बचपना है इनका और दिल इनका जवान है। ये जो लड़कियां इनकी पोती की उम्र की हैं, उनके साथ शेख साहब वीडियो चैट पे, वीडियो कॉल पे रोमांस करते हैं शेख साहब। और ये जो हैं ये पाव बम वाले हैं, ये पाव भर बम है, जो एक ऐसा बम है इनके पास। आपके साइंसदानों ने ऐसा बम ईजाद करा है जो सिर्फ हिंदुओं को मारता है। अगर आप इलाके में मारेंगे तो वो बम जाएगा, नॉक नॉक दस्तक देगा घर पे, बोलेगा आपका नाम क्या है, तो बोलेगा कि मेरा नाम गुलाम अली है, तो उसको छोड़ देगा। बगल वाले घर में जाएगा, आपका नाम क्या है, गौरव वारिया, बुम, गौरव वारिया मर जाएगा। तो वो चुन चुन के हिंदुओं को मारेगा, ऐसा बम ईजाद करा है। और बम कैसे ईजाद करा? ये हरीम शाह से चैट करते करते ना, जो फिर इनको क्या हुआ कि वीडियो पे और लड़कियों से चैट करते करते इनको एक अचानक से एक रोशनी आई ऊपर से ना, एक नूर आया ऊपर से,
और अल्लाह ने बोला कि नहीं यार ये आदमी ठीक है, यही निकालेगा ऐसे पाव पाव भर के बम जो सिर्फ हिंदुओं को मारेगा मोहल्ले में, गुलाम अली बच जाएगा और गौरव आर्या मर जाएगा। ये सच है शेख रशीद का। तो शेख रशीद ये आपके हैं मिनिस्टर ऑफ द इंटीरियर, ये ख़ास, और ये वही आदमी है जिसके बारे में इमरान खान ने जलसे पे खड़े होकर बोला था कि शेख रशीद को मैं अपना चपरासी नहीं रखूँगा। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग ये वीडियो आप दिखाएंगे ज़रा, इसको वैभव ये वीडियो दिखाइएगा जिसमें इमरान खान कह रहा है कि मैं इसको चपरासी नहीं रखूँगा। और जिसको इमरान खान कह रहा था कि चपरासी नहीं रखूँगा, उसको अपना इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया पूरे मुल्क का। शेख रशीद जैसा बेशरम आदमी सीधा टली, शेख रशीद जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लगा। और ये आदमी जो रात रात को लड़कियों के साथ चैट करता है, और ऐसी गंदी गंदी चैट अपनी पोती की उम्र की लड़कियों की, और ये कहता है कि बिरला मंदिर की घंटियां नहीं बजेंगी, बंद हो जाएंगी। शेख साहब, बिरला मंदिर की घंटियां बजे ना बजें, आपकी घंटियां पूरी बज रही हैं। सो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि ऑल योर बेल्स एंड विसल्स आर वर्किंग जस्ट फाइन एट दिस एज। माशाअल्लाह, दिस इज़ ग्रेट फॉर अ पर्सन योर एज। मतलब कि इतना जोश और जुनून तो 18 साल के लड़के में नहीं होता। आप अभी तक बिल्कुल घोड़े पर सवार हैं, आप हाथ में शमशीर लिए काफिरों का गला काटने के लिए। तो मैं शेख साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये लड़ेंगे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, ये गाजी हैं, ये मुजाहिद हैं, ये लड़ेंगे हमारे ख़िलाफ़। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, और बड़ा शौक़ है ना आपको, ये स्टडी निकली थी, बड़ा आप लोग स्टडीज़ का हवाला देते हैं, और बड़ा एक स्टडी निकली थी या एक रिपोर्ट जारी हुई थी, और आपके मीडिया वाले यही बकवास करते रहे। तो मैं आपको एक रिपोर्ट देता हूँ। ये किसी यहूद हनूद की साजिश नहीं है, किसी हिंदू की रिपोर्ट नहीं है, किसी ईसाई की रिपोर्ट नहीं है, ये पाकिस्तान की खुद की रिपोर्ट है। और जिस रिपोर्ट ने, जिस इंसान ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट लिखी है, आई एम श्योर कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सादिक और अमीन होंगे सब के सब। तो देखिए इनकी रिपोर्ट क्या कहती है। इनकी रिपोर्ट ये कहती है कि 92%, 92%, 92% पाकिस्तान में जो रेप होता है वो घर वाले ही करते हैं पाकिस्तान में। और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा, एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स। और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग, भाई। जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने कि मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद ने किया तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसकी अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद है तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया, और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। अगर किसी लड़की का रेप हुआ तो उसके चाचा, उसके भाई, उसका ताया, उसका मामा, उसका बाप, ये घर परिवार में ही हो जाता है पूरा खेल। और इसमें सपोर्ट करते हैं मौलवी, मज़हब का हवाला देके ये बोलते हैं कि सब ये अगर आप अपने ही शौहर के ख़िलाफ़ या अपने ही भाई के ख़िलाफ़ कंप्लेंट करेंगी तो ये फिर ये मज़हब के ख़िलाफ़ है और ये है वो है। तो मज़हब का हवाला देके औरतों को दबाया जाता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये कोई हिंदू की साजिश या किसी रॉ और मोसाद और ऐसी किसी एजेंसी की साजिश नहीं है। ये आपकी खुद की पाकिस्तानियों की रिपोर्ट है कि आपके घरों में ऐसा होता है। 92% जो रेप होते हैं वो खुद पाकिस्तानी अपने घरों में अपनी बहनों के साथ, माओं के साथ ये करते हैं। ये पाकिस्तानियों की रिपोर्ट खुद है। और आपने देखा इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है, आपने सुना, वीडियो देखा आपने, तो ये पाकिस्तानी कौम की सच्चाई है। लेकिन यही कौम कभी अंदर अपने गरेबान में झांक के नहीं देखती, कभी ये नहीं देखती कि साहब हमसे क्या गलती हो गई, हम लोगों ने क्या गलत कर दिया। इंडिया में भी बहुत कुछ उल्टा सीधा होता है, लेकिन हम लोग कभी ये नहीं बोलते ना इंडिया वाले कि साहब पाकिस्तानियों की साजिश है और यहूदियों की साजिश है, और इसके कोई साजिश वाजिश नहीं है। अगर इंडिया में कुछ गलती है तो हमारी गलती है, हमें इसको दूर करना है, कहानी खत्म हो गई। देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन अबाउट दिस। मेरी गलती है तो मेरी गलती है। लेकिन आप लोग कभी ये नहीं कहते कि हाँ साहब हमारी गलती है, हमारी कौम की गलती है। आप ये कहते नहीं, हम बिल्कुल साफ़ हैं, हम सादिक और अमीन हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं और बाकी गंदे सब बाहर है, इसलिए आप लोग कभी नहीं सुधरते। तो ये आपकी रिपोर्ट है। 92% ऑफ द रेप्स इन पाकिस्तान आर डन बाय इमीडिएट रिलेटिव्स। ऐसा नहीं कि मोहल्ले में किसी ने कर दिया, नहीं, खुद ही घर के अंदर भाई भतीजे ही निपटा देते हैं। और कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात है ये।
जो आपके मुल्क में ऐसा होता है। यही चीज़ है, यही माइंडसेट है जो EU डिसइंफो लैब का एक पर्चा निकालती है और ये कहती है कि साहब ये देखो कि ये EU डिसइंफॉर्मेशन लैब है और ये इंडियन क्रॉनिकल्स करके आर्टिकल इसमें छपवाया है कि साहब इंडिया हमारे खिलाफ फेक न्यूज़ चलाता है। अगर हम आपके खिलाफ फेक न्यूज़ चलाते हैं तो चलिए मान लेते हैं, हम दुश्मन हैं साहब, हमने फेक न्यूज़ चला दी। बाय द वे हमने चला दी। आपके खुद के लोग बोल रहे हैं वो क्या? आपका अयूब खान लिखता है कि मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मुझे जूते पड़े। आपका याया खान लिखता है अपनी किताब में कि मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मुझे जूते पड़े। ठीक है, नियाजी के नियाजी, उसको तो कहने की जरूरत ही नहीं, जूते पड़े क्योंकि सबके सामने पड़े उसको, राइट। मुशर्रफ कहता है मैंने इंडिया के ऊपर अटैक करा, मैं फंस गया वहां पे, राइट। आपके खुद हमीद गुल कहते हैं कि कश्मीर के अंदर हमने टेररिस्ट भेजे, हमने ट्रेन करा। आपका मुशर्रफ कहता, आप दहशतगर्द मुल्क हैं, आप एक रेपिस्ट मुल्क हैं। आप जनरली, मैं सारे पाकिस्तानियों के बारे में नहीं बोल रहा क्योंकि 22 करोड़ लोग एक जैसे नहीं होते, फिर ज़्यादातर जो आपके इदारे हैं, फौजी इदारे, आप लोग, आपके इदारे बुरे हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ है क्योंकि आप लोगों ने कभी भारत के खिलाफ जंग नहीं जीती, आपने बाहर कुछ नहीं करा, सब अपने ही लोगों को अंदर निपटा रहे हैं। और ये जो मैंने 92% का आंकड़ा आपको दिया ना घर के अंदर रेप का, ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपकी पूरी पाकिस्तानी आर्मी ऐसी है। ये ऐसी आर्मी है जैसे आपके यहाँ है कि पाकिस्तान में 92% जो रेप हैं वो घर के अंदर ही हो जाते हैं, राइट। ये कितनी बुरी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। उसी तरीके से आपकी फौज ये आपके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये कभी बाहर जाके कुछ नहीं कर सकती। दे कैन नॉट डू एनीथिंग। ये रॉन्ग कंपैरिजन है, मैं जानता हूं मैं कंपेयर कर रहा हूं, हो सकता है ये कंपैरिजन बिल्कुल ठीक नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना जरूरी है कि आपकी फौज क्या करती है। तो ये आपकी फौज का किरदार है, ये आपकी एजेंसीज का किरदार है। और फिर झूठ बोल के एक एनजीओ खोल दिया वहां पे ब्रसल्स में, और वो एनजीओ खोल दिया और एनजीओ को ये बोला कि साहब EU डिसइंफॉर्मेशन लैब कि हमने जैसे, और इसमें भी पाकिस्तानी सच नहीं बोल पाए यार, इसमें भी सच नहीं बोल पाए, पकड़े गए। पर फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं कि तो क्या हुआ, पकड़े गए यार, जलील तो हम वैसे ही हैं, बेइज्जती तो हमारी होती ही है रोज, तो आप ऐसा नया काम क्या कर रहे हैं। अगर हमारी रोज इज्जत होती और एक दिन बेइज्जती होती तो हमें बुरा भी लगता, हमारी तो रोज वैसे ही बेइज्जती होनी है। तो चलो इस बार टेक्निकल बेइज्जती हो गई, थोड़ी सी कागजों को लेकर बेइज्जती हो गई, वरना तो वैसे ही होती रहती, जलील तो हम होते ही हैं। तो ये चीज़ है पाकिस्तानियों के बारे में। EU डिसइंफॉर्मेशन लैब करके आपने एक चीज़ खोली, खुद पाकिस्तानियों ने खोली, खुद अंदर से रिपोर्ट जारी करी, ठीक है। ऐसी किसी आड़े टेढ़े पाकिस्तानी जैसे वो नहीं है, वो कौन है एक बुढ़ा सा जो FIR फाइल करता रहता है मेरे खिलाफ UK में, उसी टाइप के किसी पागल के बच्चे को बोला होगा यहाँ पे जाओ करो, उसने NGO बना दिया, थोड़ा 200 पाउंड उसको मिल गए या 200 यूरोज मिल गए, उसने अपना NGO खोल दिया वहाँ पे और ये रिपोर्ट जारी कर दी टूटी फूटी इंग्लिश में, और पाकिस्तानी खुश हो गए साहब। अरे पाकिस्तानियों सुनो मेरी बात, ये कोई यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने जारी नहीं करी, कोई सरकारी इदारे ने जारी नहीं करी, तुम्हारे पाकिस्तानी ने NGO खोला था और उसी ने इंडिया के खिलाफ रिपोर्ट लिख के दे दी गलत इंग्लिश में, जिसके लिए तुम लोग एक्साइट हो गए, ठीक है। अब मैं उसको उर्दू और पंजाबी में उसको ट्रांसलेट करके भेज रहा हूँ तुम लोगों के पास, पढ़ लेना, तुम्हें अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, और अपनी चोरी खुद तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, अपनी चोरी खुद तुम्हारी पकड़ी जाएगी, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं और जाहिर सी बात है कि क्योंकि आप पाकिस्तानी, आपको कुछ इल्म तो है नहीं किसी चीज़ के बारे में, तो ये सारा जो आपको एजुकेशन, जो आपको एजुकेट करने का, आपको एजुकेशन देने का सारा जो दारोमदार है वो मेरे कंधों पर पड़ता है। तो मुझे जिम्मेदारी, तो एक ज़माने में रुडियार्ड किपलिंग ने बोला था वाइट मैन्स बर्डन, तो ये ब्राउन मैन्स बर्डन है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसमें। देखिए ऐसा है कि जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे EU डिसइंफो लैब कि इंडिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है और ये आर्टिकल्स लिखवा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ये सब कर रही है, इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे चक्कर ये है कि एक NGO खोला पाकिस्तानियों ने, किसी भी पाकिस्तानी जो बाहर रह रहा है ब्रसल्स में, उससे बोला कि ठीक है साहब आप जाइए और आप एक NGO खोलिए। उसने NGO खोल लिया। अब आपके एजेंसी वाले, क्योंकि आपके सारे जर्नलों के बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, मैं गया हूँ, मैंने UK में देखा है, बड़ी बड़ी BMW 7 सीरीज़ में घूमते हैं, और कभी उनसे पूछो जनरल साहब से कि जनरल साहब आपकी पेंशन कितनी है, लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए की जनरल साहब की पेंशन है, 2 लाख रुपए की जनरल साहब की पेंशन है, 3 लाख रुपए की पेंशन होगी जनरल साहब की, ठीक है, पाकिस्तानी 3 लाख रुपए जिसकी जीरो वैल्यू है, लेकिन बाहर वो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं उनके बच्चे। पैसे कहाँ से आते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये ISI ने क्या करा कि जैसे ISI ने बोला कि ये जो EU डिसइन्फॉर्मेशन लैब है ना, कि NGO खोलो, NGO खोली। अब फिर बोला कि साहब हम हिंदुस्तान के बारे में, हम हिंदुस्तान का पर्दाफाश करेंगे, तो इसके लिए बजट होगा हमारा $10,000, ठीक है। $1 या $2,000 उस NGO को दिए, उसने ये झूठी 1-2 आर्टिकल्स लिखे, 1-2 गोरों को पैसे दिए, $400-500 आर्टिकल लिख के वेबसाइट पर डाले। वेबसाइट होना हो इनकी पाकिस्तान से ही चल रही हो। अब
बाकी $8,000 कहाँ पे गए? ये आपके जो टैक्स की कमाई है मैं उसकी बात करता हूँ, ये चले जाते हैं जनरल साहब के बच्चों के पास। और ऐसे कई 100 उन्होंने खोल रखे हैं, जितने जनरल के बच्चे उतने एनजीओ, राइट। एक एग्जीबिशन करेंगे साहब, हम लंदन में एक एग्जीबिशन करेंगे जिसमें वो पुरानी वही पुरानी फोटो जो 10-15 साल से घूम रही हैं कि किसी कश्मीरी को पैलेट लगी है, उसमें पैलेस्टीनियन भी ले लेते हैं बीच बीच में, उसको बोल देते हैं ये भी कश्मीरी है। सीरिया की मास ग्रेव्स हैं, उनको बोल देते हैं साहब कश्मीर में मास ग्रेव्स हैं। झूठ तो बोलते हैं एजेंसी वाले आपके। तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन लगाई, राइट। एग्जीबिशन के लिए पैसे, किस तरीके से पैसे लिए साहब एग्जीबिशन के लिए? ऐसे लिए कि ये हम एग्जीबिशन कराएंगे, वहाँ पे 2-4 गोरों को बुला दिया कि इसके बाद हमने वहाँ पे लंच करवाना है। गोरे आ गए। अब आपको तो नहीं पता कि ये गोरा क्या करता है, हो सकता है स्टूडेंट ही हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं का गवर्नर, कहीं का कोई मंत्री आ गया हो, कहीं का कोई बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आ गया हो। आपको तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि गोरी चमड़ी वाला कोई आ गया तो आप लोग खुश हो जाते हैं कि गोरे कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग ही इतना है। और मैं आपको ब्लेम भी नहीं करता, जितना इल्म होता है जिस कौम का, वो वैसी उसके रिएक्शन होते हैं, वैसी उसकी सोच होती है। तो आपने ऐसे 4-5 ये फारिग किस्म के गोरे वहाँ पर ले आए, आपने 2-3 हज़ार पाउंड आपने खर्च करा। उसके बाद आपने उनको कोई जनरल साहब के रेस्टोरेंट होगा आपका, किसी का पापा जॉन वहाँ से इनको लंच करवा दिया, गोरे खुश हो गए और एग्जीबिशन देख के चले गए। आपने बोला पाकिस्तान में कि देखिए साहब बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था वहाँ पे, ये सब थोड़ा से वीडियोस जारी कर दिए, पाकिस्तानी मीडिया खुश हो गया। उसके लिए जो पैसे लिए गए वो 20 या 25 हज़ार पाउंड लिए गए। 20 या 25 हज़ार पाउंड लिए गए। उसके लिए किसने लिया? पाकिस्तानी जनरल ने। पाकिस्तानी जनरल ने 2-3 हज़ार पाउंड में पूरी एग्जीबिशन कराई किसी घटिया से एरिया में। वहाँ पे ऐसी फारिग टाइप के 100-100 पाउंड के गोरे लेकर आए 4-5, इनको दिखाया, शूट करा, खाना वाना खिलाया, सब लोग गए। बाकी 20,000 पाउंड या 22,000 पाउंड कहाँ गए? जनरल साहब की जेब में, बच्चे के BMW, बच्चे के फ्लैट के लिए। ये सब कार्रवाई होती है, यही सब आपकी ISI। अब आप ये सोचिए, आप ये कहते हैं साहब हमारी सबसे बड़ी ISI है, सबसे अच्छी एजेंसी है दुनिया में, नंबर 1 है। आप लोग कहते हैं ना ये, चलिए मान लेते हैं साहब आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है। आप कहते हैं हमारी फौज सबसे अच्छी है, नंबर 1 है दुनिया में, राइट। अगर नंबर 1 आपकी फौज है और नंबर 1 आपकी एजेंसी ISI दुनिया में नंबर 1 है, तो ये कुछ कर क्यों नहीं पाई आज तक? ये कर क्यों नहीं पाई? ये आज तक कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाई कश्मीर में? मैं कश्मीर के हवाले से बात कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर के बिना तो पाकिस्तान अधूरा है। आपकी शाहराग है, फलाना ढिमका, आज तक आप लोग कुछ कर क्यों नहीं पाए इसमें? क्यों? इसलिए नहीं कि आपकी औकात नहीं है, जो कि सच है, आपकी नहीं है औकात, लेकिन आप लोग इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि चोर बैठे हैं सब। आसिम सलीम बाजवा जैसे जनरल हैं आपके पास। तो दोस्तों, आपको पता है आप लोगों ने इतना खून पसीना बहाया और इतना टैक्स दिया, और कश्मीर के बारे में आप लोग बिल्कुल जैसे कि वो फकीर नाचता है ना चरस पी के, वैसे पूरी कौम नाची, खड़ा भी हो गया। उनको बोला कि इमरान खान ने सब खड़े हो जाओ 20-25 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, आप लोग खड़े भी हो गए। एक जुम्मे के बाद खड़े हुए थे आप, उसके बाद तो आज तक खड़े नहीं हुए, बैठे ही हैं, तब से पूरी कौम बैठी हुई है। ये आप लोग क्यों नहीं कुछ कर पाए कश्मीर के बारे में? मैं आपको बताता हूँ कि आसिम सलीम बाजवा जैसे आपके जनरल हैं, जिन्होंने चूना लगा दिया पूरी कौम को। अपने पापा जॉन के रेस्टोरेंट उसने खोल लिए, पिज्ज़ा बेचता है वो वहाँ पे। उसने बोला कि यार ये फारिग लोगों के बीच में मैंने क्या करना है। और मैं आसिम सलीम बाजवा के दिल की बात समझता हूँ यार, समझता हूँ। वो कौन सा मुल्क, कैसे लोग, वो कह रहा है मैं अमेरिका में जाके बैठूंगा यार, बड़ी गाड़ियाँ चलाऊंगा, हवेली में रहूँगा, मुझे तुम जैसे गरीबों के बीच में, मुफलिसों के बीच में रह के क्या मिलेगा? बेकार लोग, लूजर्स ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारे लिए नहीं लड़ने वाला, मैंने पैसे लिए, मैं गया। ये आसिम सलीम बाजवा। दूसरा वो जनरल मोहम्मद अफजल है आपका, NDMA का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो हेड है, उसने $300 मिलियन निपटा दिया। अभी हमने मई जून में बोला था कि पाकिस्तान में चोरी हो रही है, आप लोग चोरी कर रहे हैं कोरोना के क्राइसिस में। तब आप लोगों ने बोला है मेजर तो एजेंट है, रॉ से पैसे आते हैं, पता नहीं मिलिट्री इंटेलिजेंस से पैसे आते हैं। आप लोगों ने मुझे खूब गालियाँ सुनाई। मैंने बोला था ना चोरी। अब आ गया मोहम्मद अफजल ने चोरी करी, $300 मिलियन का थूक लगा के चला गया आप लोगों को। तो आप लोग जब अपने दिल से, वो कश्मीर के बारे में क्यों कुछ नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारी फौज चोर है और तुम बेवकूफ़ हो। तो हर समय चोर जो होता है, जो ठग होता है, वो बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाता है, उसकी जेब से पैसे निकाल लेता है। बट 1-2 बार आदमी बेवकूफ़ बने, मुझे बात समझ में आती है। आप लोग रोज़ बेवकूफ़ बनते हैं अपनी फौज से, तो आपको आपकी फौज मुबारक हो, और दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो किसी जनरल का बच्चा, किसी जनरल का नहीं, इनफैक्ट कई आपके ऐसे 100 जनरल्स हैं, कई 100 जनरल्स हैं जो बाहर विदेशों में सेटल्ड हैं, आउटसाइड कंट्रीज़ में सेटल्ड हैं, ख़ासतौर से लंदन में, UK में सेटल्ड हैं, और कनाडा में, अमेरिका में सेटल्ड हैं, और सब कश्मीर के नाम पे सबके परिवार पल रहे हैं। और उनके बच्चे मर्सिडीज़ S क्लास चला रहे हैं, BMW 7 सीरीज़ चला रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, उनके पलेशियल हाउसेज हैं, नौकर चाकर हैं, सब कुछ है, ऐश व आराम की ज़िंदगी। क्योंकि
आपको बड़ा अच्छा लगता है कि 4 गोरे आ गए और कश्मीर के बारे में कुछ बोल दिया, क्योंकि आपकी सोच उतनी है, छोटी सोच है, छोटे लोग हैं। तो बस यही है आपकी कहानी। तो आप लोग खुश रहिए। और जिस तरीके से एक और जनरल ने आपको EU डिसइंफॉर्मेशन लैब का चूना लगाया है, तो आपकी पूरी कौम को यह चूना भी मुबारक हो। दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोग कहते हैं ना आपकी ISI नंबर 1 है। अगर ISI नंबर 1 है तो आपके 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? आप लोग कहते हैं ना 80,000 पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मर गए। तो अगर ISI नंबर 1 है तो 80,000 पाकिस्तानी मरे कैसे? और अगर 80,000 पाकिस्तानी मरे हैं तो फिर ISI नंबर 1 कैसे है? सोचिएगा इसके बारे में। ये सवाल छोड़ के मैं जा रहा हूं और जल्द वापस आऊंगा दोबारा आपसे बातचीत करने, दोबारा कौम से गुफ्तगू करने के लिए। शब ब खैर।